इंदौर मास्टर प्लान 2041 को लेकर सालों से कवायदें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाए। क्या कारण है? यही कारण जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर उत्थान के अध्यक्ष अजीत जी। अजीत जी, बहुत बड़ा सवाल है ये इंदौर शहर को लेकर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है कि इसका विकास तेज़ी से होगा। तमाम तरह के मास्टर प्लान बनाए जा रहे हैं। 1975 से लेकर अब तक के मास्टर प्लान बनाए गए हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाते हुए कहीं पर भी नज़र नहीं आते। क्या वजह है? क्या लगता है आपको? आप इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आपने समय समय पर संबंधित विभागों को, सरकारों को चेतावनी भी दी है और समझाइश भी दी है कि मास्टर प्लान ये होना चाहिए, समय पर आना चाहिए, जिससे कि शहर का विकास हो सके। क्या कारण है? क्या लगता है अभी भी मास्टर प्लान 2041 हवा में ही लटका हुआ? सबसे बड़ा कारण ये है कि 2021 का जब मास्टर प्लान समाप्त हो रहा था तो उसके 2-3 साल पहले ही जो है महानगरीय दृष्टिकोण की अवधारणा के अनुसार मास्टर प्लान बनाए जाने की कार्रवाई करना थी। 2020 में हमने पूरा का पूरा जो है महानगरीय दृष्टिकोण क्षेत्रीय परिवेश के अनुसार 1000 घंटे लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया और यह कोशिश की कि इंदौर का मास्टर प्लान देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान कैसे बने, इस बारे में हम शासन को राय दें। वह अध्ययन करने के पश्चात हमने शासन के सामने अध्ययन प्रस्तुत किया, रखा, और सबसे बड़ी बात हमने ये कही थी जी कि अब महानगरीय दृष्टिकोण के हिसाब से क्षेत्रीय परिवेश के अनुसार इस मास्टर प्लान को, जिसकी आबादी आने वाले 30-35 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक हो जाएगी, उसके हिसाब से प्लानिंग करना है जी। तो हमें महानगरीय दृष्टिकोण की प्लानिंग के अनुसार या क्षेत्रीय परिवेश की अवधारणा के अनुसार हमें अर्बन प्लानर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्लानर और उसके बाद में इकोनॉमिस्ट, एनवायरनमेंटलिस्ट, सारे के सारे विशेषज्ञ, चाहे अपने ये जियोलॉजिस्ट हो, अनेक तरह के सारे कार्य अच्छी तरह करने के लिए इन सब विशेषज्ञों की आवश्यकता रहती है, चाहे जल प्रदाय की बात हो, मल निकासी की बात हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आप तो सालों से सलाह देते आ रहे हैं सरकार को भी, संबंधित विभाग को भी, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। मेरा सवाल यही है कि अमल कब होगा? मास्टर प्लान 2021 चला गया, 2041 लटका हुआ, आ नहीं रहा है। क्या वजह है? कुछ त्रुटियां रह गई हैं या आपने जो सलाह दी है उस पर अमल किया जा रहा है, उसके चलते ये लेट हो रहा है? जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया। हमने बिल्कुल उनको जो राय दी माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के आने के पश्चात उस पर काम शुरू हो चुका है, और अभी पिछले माह ही हमारी मीटिंग हुई थी कैलाश जी के साथ। 60-70 लोग इंदौर उत्थान अभियान के थे। उसके बीच उन्होंने हमारे माननीय नीरज मंडलोई साहब से टेलीफोन पर बात करवाई और ये कहा कि आपका 95% से अधिक बातें हम मान चुके हैं, उन पर कार्य कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि थोड़ा देर भी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बनना अच्छा चाहिए। इससे 1-1.25 करोड़ लोगों की आबादी जो हो जाएगी, उसके सुखद जीवन का प्रश्न है। सारंग जी, हमने ये देखा है कि मास्टर प्लान आने के पहले तकरीबन 1-1.5 साल, 2 साल पहले से कवायदें शुरू कर दी जाती हैं कि नया मास्टर प्लान जो आएगा उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। उसी दौरान आप जैसे लोगों से सलाह भी ली जाती है, तो क्या सरकार उस वक्त आपकी उन सलाहों पर गौर नहीं करती है, जिसके चलते मास्टर प्लान लगातार लिंगर ऑन होता चला जाता है? नहीं, उस समय सलाह नहीं ली गई, ये तो हमने सलाह दी जी। 2-3 साल पहले। उनके पास अवधारणा ही नहीं थी महानगरीय दृष्टिकोण की, क्षेत्रीय परिवेश की, कि हमें 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आबादी के लिए आगे करना है, और वह जैसे एक रूटीन का कि आगे और कुछ गांव जोड़ दो, फिर जोड़ देंगे, फिर जोड़ देंगे, इस हिसाब से बना रहे थे। तो वो उस तरह का मास्टर प्लान बनाना, एक निवेश एरिया के बाद अनियंत्रित विकास, अभी भी आपने देखा होगा कि सारे के सारे बड़े बिल्डर निवेश एरिया के बाहर बना रहे और अनियंत्रित विकास हो रहा है। तो कल हमें वाटर सप्लाई की लाइनें ले जाना है, मल निकासी के ले जाना है, सड़कें बनाना है, पुल बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, तो सारे के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा है वो सटीक और बात कही आपने। मेरा सवाल यही उठ रहा था कि जैसे मास्टर प्लान आने वाला होता है तो बैन लगा दिया जाता है, और फिर भी उसके बावजूद धारा 16 के अंतर्गत
तमाम तरह की अनुमतियां दी जाती हैं। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि फिर मास्टर प्लान का औचित्य क्या रह जाता है। यदि मास्टर प्लान आ रहा है, नए मास्टर प्लान में आपने कुछ तय कर लिया, तो फिर धारा 16 में अनुमति किस आधार पर दी जाती है? देखिए, मेरी बात सुनिए, हम इसके बारे में जो है थोड़ा चुप रहना ही बेहतर समझेंगे, क्योंकि अभी शासन जो आया है, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी आए हैं, वो हमारे प्रस्तावों के अनुसार कार्य करवा रहे हैं और हमें लगता है कि विलंब किया उन्होंने। लेकिन अभी आपने ही कहा कि अनियंत्रित विकास होता है, मास्टर प्लान नहीं आता है, लेट हो जाता है तो अनियंत्रित विकास होता है। उसी के चलते धारा 16 के अंतर्गत अनुमतियां दी जा रही हैं। देखिए, किसी तरह भी नहीं दी जानी थी। अगर ये चाहते, जब हमने 4 साल पहले कहा था, उसी समय अगर विशेषज्ञों को लेकर ये मास्टर प्लान बना लेते तो 2-3 साल पहले आ गया होता। 1 साल विलंब होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। 2021 का 2022 में आ गया। लेकिन यह भी शासन भी जो है, पता नहीं क्यों जो है इन मांगों पर विचार नहीं करता रहा और कभी सोचा ही नहीं उसने कि इन विषयों को लेकर जो इंदौर उत्थान अभियान उठा रहा है उसके अनुसार हमें मास्टर प्लान बनाना चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक बहुत अच्छा प्लान तैयार किया है। वो प्लान है देवास, उज्जैन, धार, इंदौर को मिलाकर इसको एक बेल्ट बना दिया जाए, जिससे कि जो भी विकास हो वो एक जैसा विकास हो और सारे शहरों की कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसमें टेंडर भी हो चुके हैं, ये टेंडर सही दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं, किन लोगों को दिए जाना चाहिए थे? क्या सरकार का ध्यान आपने इस ओर आकर्षित किया है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैलाश विजयवर्गीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो हमारी मांग पिछले समय से थी कि इंदौर, उज्जैन, देवास, धार सभी को मिलाकर एक महानगरीय क्षेत्र घोषित किया जाए, तदनुसार महानगर योजना समिति बनाई जाए और महानगरीय प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, उसको उन्होंने आते ही मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय पश्चात ही स्वीकार किया। और यह बहुत ही इंदौर के आने वाले 1.25 करोड़ लोगों के लिए जो है जीवन भर याद रहेगा कितना अच्छा माननीय मोहन यादव साहब ने और कैलाश विजयवर्गीय जी ने कदम उठाया था। अब सवाल उठता है, ये तो घोषणा हो गई है, लेकिन अब उसकी प्लानिंग के लिए जो है कंसल्टेंट की नियुक्ति की बात हुई है। जी हाँ। उसमें ज़रूर हमें फिर लगा कि यह कार्य जो किया जा रहा है, यह क्षेत्रीय परिवेश और महानगरीय दृष्टिकोण की अवधारणा को देखते हुए, आगे 1.25 करोड़ की आबादी को देखते हुए टेंडर उन्हीं कंसल्टेंट से आमंत्रित किए जाने थे जिनके पास 75 लाख से अधिक अर्थात मेगा सिटी के जिन्होंने प्लानिंग की हो। अगर हमने वैसा नहीं किया तो मेरे को लगता नहीं कर चुके हैं। अगर इस दृष्टिकोण से उन्होंने नहीं सोचा तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आने वाले 1.25 करोड़ लोगों को जिस तरह का हमारा सपना है इंदौर सौंपने का, वो शायद ही पूरा होगा। सर, एक बात बार बार ये निकल कर सामने आती है कि इंदौर महानगर है, लेकिन जब बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं तो बड़ा ही अजीब नाम देकर जाते हैं इंदौर शहर को कि महानगर नहीं, ये एक बड़ा गांव है। यहाँ पर विकास व्यवस्थित तरीके से नहीं किया गया, ना यहाँ पर एलिवेटेड पुल हैं, ना यहाँ पर फ्लाईओवर्स हैं, ना यहाँ पर यातायात की सुगम व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे पानी की जो व्यवस्था सप्लाई की वाली है वो भी अनियंत्रित रहती है, कभी रहती, कहीं रहती, कहीं नहीं रहती। तो इसको लेकर मास्टर प्लान में इस बार जो 2041 का मास्टर प्लान आने वाला है उसमें क्या इम्प्लीमेंट किए गए और क्या लग रहा है आपको, क्या अमिटमेंट भी किए गए? देखिए, आपने कहा कि बाहर वाले आते, ये तो एक बड़ा गांव है इस तरह कहते हैं। सचमुच में यही दुख हमारे जो इंदौर उत्थान अभियान समिति से जो 100 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न संस्थाएं, उनके दिल में ये दुखी था कि हम स्वच्छता में नंबर 1 आने के पश्चात इंदौर के मास्टर प्लानिंग भी जो है वो देश की सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए और उसके लिए दिन रात प्रयास किया, संघर्ष किया और इस स्टेज पे पहुँचे हैं। अब सवाल उठता है कि आपने जो कहा कि अव्यवस्थित विकास हो जाएगा, डेफिनेटली अगर हमने अच्छे कंसल्टेंट को नियुक्त नहीं किया तो अव्यवस्थित विकास होना ही नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि वर्तमान में पहले जो एलिवेटेड ब्रिज बनना था नवलखा से लेकर LIG चौराहे तक, अब वहाँ पर जो है हमने सरकार ने प्रस्तावित कर हर चौराहे पर, उदाहरण के लिए नवलखा, GPO, शिवाजी, उसके बाद में अगला गीता भवन, फिर पलासिया,
पलासिया पर 3 हो जाएंगे, जी। गिटार चौराहा, महितपुरोल चौराहा, ट्रायंगल, उसके बाद जो है LIG चौराहा। इनके बीच में इतनी दूरी कम है कि जब सब पर फ्लाईओवर बनता है तो बीच में कई जगह तो अप्रोचेस एक दूसरे पर आ जाएगी। बिल्कुल सही। और अगर बन भी गया कहीं और स्लोप कम देके तो ऊँट सरी का पूरा जो है वहाँ पर से यातायात हो जाएगा, उतरा नीचे, उतरा चढ़ा, उतरा चढ़ा, उतरा चढ़ा। और फिर उसके बाद जो ये पुल बनने के बाद दिक्कत ये आएगी कि दोनों तरफ जो जगह बचेगी, क्योंकि 100 मीटर हर पुल के अंदर सॉलिड वाल बनती है। सॉलिड वाल बनने के बाद जो बचेगी उसमें से मिक्स ट्रैफिक निकलने के लिए जगह नहीं बचती, जगह बहुत कम रहेगी और कंजस्टेड हो जाएगा और समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि आप एलिवेटेड ब्रिज बनाएं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ जी जो इंदौर के आने वाले पीढ़ी के लिए वरदान होने वाली है। जी। अगर हम इस एलिवेटेड ब्रिज से BRTS की बसेस ले गए तो जो BRTS है वो देश का पहला BRTS होगा जो सफल हो जाएगा। जी। और जो अभी 22 मिनट लगते हैं नवलखा से लेकर के LIG चौराहे तक, वो मात्र 10 मिनट में बस चल जाएगी। मतलब उसमें जो R फॉर रैपिड शब्द रहता है BRTS में, वो सार्थक हो जाएगा। और उसके बाद अभी वर्तमान में वहाँ पर जो बीच में होने के कारण मिक्स लेन क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे, बूढ़े और महिलाएं कोई भी उसका उपयोग नहीं कर रही है। और 50-60 हज़ार 70 हज़ार लोग उस पर चल रहे हैं। अगर हमने जो BRTS का कंसेप्ट है, अवधारणा है, जिसका हिंदुस्तान में पालन नहीं हुआ जी। अगर हमने यहाँ पर ब्रिज के ऊपर, एलिवेटेड ब्रिज पर एस्केलेटर जहाँ पर भी बीच में होता है, चाहे वो ज़मीन पे हो चाहे ऊपर, पर उस स्टॉप पे जाने के लिए वहाँ पर एस्केलेटर या फिर जो है लिफ्ट लगा दी जाती है ताकि लोग आना जाना कर सके। अगर ये ऊपर लगा दिया तो हिंदुस्तान का पहला इंदौर शहर होगा जो इसको अपना सफल बना देगा BRTS। सर, इस तरह के आप प्लान तैयार करते रहते हैं, सरकार को बताते रहते हैं, जिम्मेदारों को बताते रहते हैं, लेकिन उन पर अमल क्यों नहीं होता? क्या वजह? आपके पास इतने अच्छे अच्छे प्लान हैं, उसके बावजूद भी सरकार इस तरफ गौर क्यों नहीं करती? क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के वोट से चुनकर जाते हैं, पैसा जनता की जेब से निकल कर जाता है, विकास उन्हीं के पैसों से होता है, इसके बावजूद भी अमल क्यों नहीं होता? मेरा ये कहना है कि आप शासकीय कार्यप्रणाली को समझते हैं, सारा देश समझता है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि इंदौर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शुरू से ही, जैसे मास्टर प्लान देश का सर्वश्रेष्ठ बने, क्षेत्रीय परिवेश की या महानगरीय दृष्टिकोण से बने, हमारे साथ थे और आखिर तक हमारे साथ रहे। और उसी के फलस्वरूप ये घोषणा हुई। और अभी भी जो है, हमने भी परसों ही मीटिंग BJP ऑफिस में हुई जिसमें माननीय कैलाश विर्क जी थे, महापौर थे, सभी पूर्व महापौर थे, उसके बाद में विधायक थे, सबके सामने हमने दोनों प्रश्न एलिवेटेड ब्रिज और रख दिए। और हमें खुशी की बात है कि वे इसको समझते हैं, स्वीकार करते हैं। आपको लगता है एलिवेटेड ब्रिज बन जाएगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, एक मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि एक वरदान के रूप में साबित होगा। अब वहाँ एक सड़क है 100 फीट की चौड़ाई में, सड़क जो है उसमें दोनों तरफ 3-3 लेन होना चाहिए, वर्तमान में 2-2 लेन है। अगर ऊपर चला जाता है तो नीचे भी हमें अधिक चौड़ाई मिल जाएगी जी, जिसके अंदर 3-3 लेन, जो IRC के मापदंड हैं PCU के, वो सारे पूरे हो जाए PCU के। और उसके बाद में ऊपर एक और ब्रिज मिल जाएगी, मतलब 30-35 साल तक जो हमें उसके ऊपर से एक और सड़क मिल जाएगी, BRTS की बसें चली जाएगी, जो डायरेक्ट जाने वाला ट्रैफिक चलेगा। और उसके अलावा ये कहना कि कम ट्रैफिक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो लोगों ने कहा कि सर्वे के अनुसार कम हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता क्या कर रहे हो, क्या सोच सकते हैं। जब रीगल ब्रिज बना था आज से 60-70 साल पहले, उस समय तो साइकिलों वाला इंदौर था। कितनी साइकिलें थी? अगर उसका मैं साइकिलों की गणना करते तो शायद वो 1 लेन ब्रिज बनता। लेकिन आज 60-70 साल बाद भी जो है, अगर हमने उस समय इंदौर जो छोटा था, कोई हिंदुस्तान में किसी शहर में विदेश का कोई आर्किटेक्ट प्लानर पैट्रिक गिडीज हमारे आया, कहीं नहीं आ रहा था। इंदौर के अंदर सदैव ऐसे लोग रहे जिन्होंने हमेशा दूर की सोची है और उसके अनुसार करने की कोशिश की। इसलिए अभी भी इंदौर 40 लाख 35 लाख की आबादी होने के दूसरे शहरों से तो अच्छा है इस आबादी। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे यही, इंदौर मास्टर प्लान को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इसे अब आ जाना चाहिए या इसको और लिंगर ऑन होना चाहिए? जैसे आपने कहा कि नीरज मंडलोई जी के साथ आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि 95% काम हो चुका है, तो ये इसके आने से कितना फ़र्क पड़ जाएगा? जो एजेंसीज हैं, नगर निगम है, ID है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, सब लोग जो जितने विभाग हैं,
इनको कितना फ़र्क पड़ जाएगा उसके आने के बाद, और शहर का विकास किस गति से आगे बढ़ेगा? अब इंदौर का मास्टर प्लान जो है वो महानगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान से जुड़ चुका है, क्योंकि अब इनके पूरी की पूरी सोच महानगरीय दृष्टिकोण के अनुसार से कि सड़कों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आपस में वाटर सप्लाई का कैसा रहेगा, नई कवायदें शुरू हो गई। तो नहीं, सारा का सारा इसको उसके साथ कनेक्ट करना है कि कहीं ऐसा नहीं हो हम यहाँ जो प्रोविज़न दे रहे हैं आगे प्रोविज़न वो नहीं दिया जा रहा है, या वहाँ पर अनियंत्रित विकास हो जाए। तो अब इनको उस दृष्टि से सोच के अगर यहाँ का करेंगे तो मेरे ख्याल से 1 साल में काम हो जाएगा, लेकिन उस हिसाब से करना चाहिए क्योंकि ये पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर की एक गलती, एक व्यक्ति की मौत होती है, एक पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। प्लानर और इंजीनियर की गलती पीढ़ियों तक जो है भुगतना पड़ती है जी। इसलिए हमें हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारी सरकार को किसी भी तरीके से ये सोचना चाहिए कि वे 1.25 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न करें। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे अजीत नारंग जी, जो विशेषज्ञ हैं प्लानिंग को लेकर, कई सारे मास्टर प्लान पर अपनी टिप्पणी भी कर चुके हैं और सलाह भी दे चुके हैं। अभी जो नया मास्टर प्लान आने वाला है 2041, इसको और समय लगेगा। उसकी वजह है कि महानगर से जोड़ दिया गया इंदौर के मास्टर प्लान को। महानगर की बात की जाए तो देवास, उज्जैन, धार और इंदौर को मिलाकर जो एक नया प्रोजेक्ट सरकार लाने वाली है, उसके तहत फ़िलहाल इंदौर का मास्टर प्लान रुका हुआ है। जल्दी यानी कि लगभग 1 साल के अंदर आ जाएगा। फ़िलहाल विकास जो चल रहा है वो चलता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इंदौर को बहुत अच्छा मास्टर प्लान मिलेगा, साथ ही और जो शहर जुड़ने वाले हैं वहाँ पर भी व्यवस्थित विकास होगा। कैमरा पर्सन कमल किशोर के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय, इंदौर।